हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैथोड रेज क्या होती हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे कि एनोड रेज क्या होती हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स का जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो कैसे हुआ। आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि एनोड रेज क्या होती हैं। एनोड रेज क्या होती है? एनोड रेज को कैनाल रेज भी बोलते हैं। कैनाल रेज भी इसको कहा जाता है। हुआ एक ही डिस्चार्ज ट्यूब जो हम लोगों ने लिया था, क्रुक्स ट्यूब में जब हम लोगों ने कैथोड रेज की बात की थी तो परफोरेटेड एनोड लिया था। यहां पर परफोरेटेड कैथोड लिया जाएगा। परफोरेटेड कैथोड लेने के साथ साथ एक चीज और की गई थी, यहां पर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाने का मतलब यह है कि जो ट्यूब है उसमें गैस के पार्टिकल्स थोड़े से ज्यादा होंगे। जब गैस के पार्टिकल्स थोड़े से ज्यादा हुए, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दिया गया, अब की बार परफोरेटेड कैथोड लिया गया और कैथोड के पीछे फ्लोरोसेंट मटेरियल्स का लेप कर दिया गया ट्यूब पर, तो देखा गया कि एनोड से एक रेज चलती है जो स्पार्क करती है कैथोड के पीछे। इस रेज को कहा गया एनोड रेज। अब देखें, जो हमारी ट्यूब थी क्रुक्स ट्यूब, इसमें ये वैक्यूम पंप हम लोगों ने लगाया था जिससे हम लोग प्रेशर कम या ज्यादा करते हैं। ये कांच की एक ट्यूब थी जिसे क्रुक्स ट्यूब कहा जाता था। इसमें अब की बार हम लोग कैथोड परफोरेटेड लेंगे। ये एनोड है पॉजिटिव, और यहां पर हम लोगों ने परफोरेटेड कैथोड ले लिया। परफोरेटेड कैथोड ले लिया अब की बार। इसको जब हाई वोल्टेज से हम लोगों ने कनेक्ट किया, 10,000 वोल्ट हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया गया। अब की बार यहां प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, 10⁻⁻1 mm कर दिया गया। कैथोड के समय में यह 10⁻³ mm था। अब क्या हुआ कि जब इस तरह से यह सिस्टम बना, यहां पर हम लोगों ने फ्लोरोसेंट मटेरियल्स लगा दिया। फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाने का फायदा यह होता है कि कुछ भी विजिबल या नॉन विजिबल रेज जब पड़ती हैं इस पर तो यह ग्लो करता है। अब हुआ क्या कि एनोड से एक रेज चली जो कैथोड के पीछे जो फ्लोरोसेंट मटेरियल्स था उस पर जब ये टकराई तो स्पार्क कर दी। स्पार्क उत्पन्न हुआ, मतलब बहुत तेज चमक उत्पन्न हुई, क्योंकि यह रेज एनोड से चली थी। तो इस रेज को कहा गया एनोड रेज। इस रेज को कहा गया एनोड रेज। अब एनोड रेज के बारे में जब अध्ययन किया गया, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन किया गया, तो ये देखा गया कि ये एनोड रेज जो है वो चेंज हो जाती है जब इसमें गैस चेंज करते हैं। अब ये गैस जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं, एनोड रेज का E/m चेंज होता जा रहा है। मतलब इसका E/m एनोड रेज का जो चार्ज और मास रेशियो है ये चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है जब हम लोग इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को चेंज करते हैं। बाय चेंजिंग गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब, जब हम लोग गैस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को चेंज कर देते हैं तो एनोड रेज जो है इसका E/m चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो एनोड रेज है ये ऑब्टेन्ड हो रही है गैस से। गैस ऑन डिस्चार्ज ट्यूब जो है उससे ऑब्टेन्ड हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनोड रेज जो हमारी है ये ऑब्टेन्ड हो रही है
जो डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस हम लोग लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ये ऑब्टेन्ड हो रही है। ये बातें निकल के आई। अब बाकी सारी प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हैं। इसमें अपना मास होगा, अपनी वेलोसिटी होगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी और ये पॉजिटिव बिहेवियर शो करेंगी। पॉजिटिव बिहेवियर शो करेंगी इसका मतलब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाएंगे, डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। अब ये मेन प्रॉपर्टी थी कि E/m इसका चेंज होता है जब हम गैस को चेंज करते हैं। जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को चेंज कर दे रहे हैं तो इसका E/m रेशियो चेंज होता जा रहा है, मतलब इसका चार्ज मास रेशियो चेंज होता जा रहा है। जबकि कैथोड रेज के लिए यह नहीं था। कैथोड रेज के लिए E/m रेशियो कांस्टेंट था, तो कैथोड रेज फिर किसी पे डिपेंड नहीं करती थी। यहां E/m रेशियो चेंज हो जा रहा है। चेंजिंग ऑफ गैस, गैस को जैसे ही चेंज कर रहे हैं तो E/m रेशियो चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब एनोड रेज गैस पर डिपेंड कर रही है। डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस लेंगे उस पर डिपेंड करेगी और एनोड रेज ऑब्टेन्ड भी की जाएगी जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस है उसी से। जो डिस्चार्ज ट्यूब में जैसी गैस लेंगे एनोड रेज उस तरह से आपको मिलेगी। तो ये जो एनोड रेज है ये डिपेंड करेंगी, एनोड रेज जो है आपकी ये डिपेंड होंगी गैस ऑन डिस्चार्ज ट्यूब। गैस इज डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस होगी उस पर ये एनोड रेज डिपेंड करेंगी। ये मटेरियल पे, इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेंगी, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेंगी, लेकिन जो गैस होगी डिस्चार्ज ट्यूब में उस पे एनोड रेज डिपेंड करेंगी। तो ये रही एनोड रेज। अब एनोड रेज के बारे में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब में अब की बार परफोरेटेड कैथोड लिया, प्रेशर हल्का सा बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ा दिया इसका मतलब इसमें गैस के पार्टिकल्स थोड़े से ज्यादा आ जाएंगे। अब गैस के पार्टिकल्स जब ज्यादा आ गए और इसको हमने हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया तो एनोड से एक रेज चली जो परफोरेटेड कैथोड के पीछे जो फ्लोरोसेंट मटेरियल था उस पर टकराने के बाद स्पार्क कर दी, तेजी से चमक गई। अब इस रेज को कहा गया एनोड रेज। एनोड रेज के बारे में जब देखा गया था इसका E/m चेंज होता जा रहा था जैसे हम गैस चेंज कर रहे थे। हम डिस्चार्ज ट्यूब में जैसे जैसे गैस चेंज कर रहे थे वैसे वैसे इसका चार्ज मास रेशियो चेंज होता जा रहा था। इसका मतलब जो एनोड रेज है ये ऑब्टेन्ड किससे होती है? गैस से। जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस लोगे उस गैस से ये एनोड रेज ऑब्टेन्ड होगी। अब कैथोड के समय में E/m रेशियो फिक्स्ड था, कांस्टेंट था, वो किसी से चेंज नहीं होता था, तो कैथोड रेज किसी पर डिपेंड नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ E/m रेशियो गैस से चेंज होता जा रहा है, तो कैनोड रेज जो होगी वो गैस जो होगी डिस्चार्ज ट्यूब में उस पर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करेगी। बाकी सारी प्रॉपर्टीज आप देखिएगा, ठीक है। तो ये एनोड रेज की बात हुई। अब आपने ये देखा कि एनोड रेज जो है वो ऑब्टेन्ड हो रही है गैस से। जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में है उससे एनोड रेज ऑब्टेन्ड हो रही है। तो जब हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब में लिया गया, जब हाइड्रोजन गैस ली गई डिस्चार्ज ट्यूब में, तो डिस्चार्ज ट्यूब में जब हाइड्रोजन गैस ली गई तब जो एनोड पार्टिकल निकल के आया, जो एनोड रेज निकल के आई, उस एनोड रेज का जो पार्टिकल निकल के आया उस पार्टिकल को कहा गया प्रोटॉन। तो यहां जो एनोड रेज निकल के आई, इस एनोड रेज का जो पार्टिकल्स थे इनको कहा गया प्रोटॉन। अब ये पार्टिकल्स एक्चुअली मिले कैसे होंगे? अब देखें हुआ क्या होगा कि जब आपने डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया आपने इलेक्ट्रोड को, तो कैथोड रेज चली होंगी। कैथोड पार्टिकल्स क्या किए होंगे कि जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस के एटम्स थे, गैस के जो पार्टिकल्स थे, उन गैस के पार्टिकल्स को कैथोड रेज के पार्टिकल्स हिट करते हैं।
जब कैथोड रेज के पार्टिकल गैस के पार्टिकल को हिट करते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है और वह पार्टिकल्स पॉजिटिव आयन क्रिएट करता है और यह पॉजिटिव आयन जो होता है वो कैथोड की तरफ मूव कर जाता है। इससे ही आप कहते हो एनोड पार्टिकल्स। तो ये जो रेज बनाती हैं यही रेज होती है एनोड रेज। यहां पर आप देखें आयनाइजेशन हो जा रहा है। क्या हो रहा है? कैथोड का पार्टिकल हिट कर रहा है गैस के पार्टिकल को तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जा रहा है, तो आयनाइजेशन ऑफ गैस पार्टिकल्स हो जा रहा है। तो ये जो एनोड पार्टिकल्स निकल के आ रहे हैं, एनोड रेज निकल के आ रही है, वो गैस के आयनाइजेशन से निकल के आ रही है। इसको इस तरह से आप देखें, मान लीजिए कि ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है, ठीक। अब बीच में ये गैस का पार्टिकल है, बीच में ये गैस का पार्टिकल है। अब यहां से एनोड का पार्टिकल, कैथोड का पार्टिकल चला, थोड़ी देर बाद वो करेगा क्या कि ये जो गैस का पार्टिकल है, इस गैस के पार्टिकल को ये एनोड का, कैथोड का पार्टिकल हिट करेगा और जैसे ही इसको हिट करेगा इस पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, यहां पर देखते हैं फिर तीसरी स्टेज में क्या होगा कि अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला पार्टिकल से और एक जो नेगेटिव पार्टिकल है कैथोड का, ये दोनों तो एनोड की तरफ मूव कर गए और जो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बचा गैस का, ये कैथोड की तरफ मूव कर गया। इसी को बोला गया एनोड पार्टिकल, एनोड पार्टिकल्स। अब जब ये कैथोड की तरफ लगातार मूव करने लगे तो इन्हीं को कहा गया एनोड रेज। तो यहां पर आप ध्यान से देखें कि आयनाइजेशन हो रहा है। इस पार्टिकल ने हिट किया गैस के पार्टिकल्स को, इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, फिर इसका आयनाइजेशन हो गया पॉजिटिव आयन में। अब ये पॉजिटिव आयन जो हो गया वो कैथोड की तरफ मूव कर गया, इसे कहा गया एनोड पार्टिकल्स। और जब सारे पार्टिकल्स एक साथ मूव करने लगे तो उसे कहा गया एनोड रेज। अब हुआ क्या होगा कि जब आपने H2 गैस लिया होगा डिस्चार्ज ट्यूब में, तो H का जो एटम होगा उस H के एटम का आयनाइजेशन हुआ होगा, हाइड्रोजन का एटम होगा, हाइड्रोजन गैस का एटम होगा, इसका आयनाइजेशन हुआ होगा, इसको कैथोड रेज का पार्टिकल हिट किया होगा। तो क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर गया। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर गया तो एक पॉजिटिव चार्ज इस पर जनरेट हुआ होगा। ये पॉजिटिव चार्ज जो जनरेट हुआ होगा, ये पॉजिटिव चार्ज का जो आयन है यही कैथोड की तरफ मूव किया होगा। इसी को कहा गया है एनोड पार्टिकल्स। यही एनोड पार्टिकल्स है, यही एनोड पार्टिकल्स जो हाइड्रोजन गैस के एटम से मिला, इसी को कहा गया प्रोटॉन। इसी एनोड पार्टिकल्स को प्रोटॉन कहा गया। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई जब हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ले लिया। जब हाइड्रोजन गैस हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब में ले लिया तो जो हम लोगों को आयन मिला, आयनाइजेशन के बाद जो हमको हाइड्रोजन आयन मिला, यही हाइड्रोजन आयन कहलाया प्रोटॉन कहलाया। अब इस हाइड्रोजन आयन का E/M सबसे ज्यादा था, इसका मतलब मास इसका सबसे छोटा था, यही सबसे छोटा पॉसिबल मास हो सकता था एनोड रेज के पार्टिकल्स का, तो इसे कहा गया प्रोटॉन। ये फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गया। अब दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपको जनरेट हुआ जिससे आपने कहा कि ये प्रोटॉन है, ये एक्चुअली होता है हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन। अब इसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे कि अगर आप हीलियम ले लेते हो डिस्चार्ज ट्यूब में, तब उसका आयनाइजेशन जो होता है वो देता है अल्फा पार्टिकल्स। जबकि इसकी जो डिस्कवरी थी वो रदरफोर्ड ने की थी जब रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हो रही थी। लेकिन यहां पर ये जानिएगा कि अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में हीलियम ले लें और फिर उसका आयनाइजेशन हो जाए तो हीलियम का जो आयनाइज पार्टिकल्स होगा, पॉजिटिव आयन पार्टिकल्स जो होगा, वही पार्टिकल्स कहलाएगा अल्फा पार्टिकल्स।
ठीक है। यहां पर कुछ और बातें करते हैं कि यहां पर जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स खोज लिए गए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब आ गए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए तो प्रॉब्लम्स आ गई। अब मेन प्रॉब्लम्स ये आ गई, पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को किस तरह से डिफाइन किया जाए। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को किस तरह से डिफाइन किया जाए। दूसरा, फिजिकल और केमिकल बिहेवियर एटम का जो है उसे किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर, इसके फिजिकल और केमिकल बिहेवियर को हम लोग किस तरह से डिसाइड करेंगे। तीसरी बात यह है कि एटम का कॉम्बिनेशन जब होगा तो मॉलिक्यूल को हम लोग किस तरह से बताएंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, यह भी एक प्रॉब्लम आ गई। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स, ये किस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये चौथी प्रॉब्लम थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, क्योंकि उस समय रेडियो एक्टिविटी पे बात चल रही थी। अब ये प्रॉब्लम्स निकल के आई जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स अगर आ गए, इसके पहले तो सीधा सीधा यह था कि हार्ड सॉलिड स्फीयर होता है एटम। अब क्या होगा कि एटम जो हो गया वो टूट गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। अब एटम की स्टेबिलिटी को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, इसके लिए आए एटॉमिक मॉडल्स। अब जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है इसको डिफाइन करने के लिए आए एटॉमिक मॉडल्स। स्टेबिलिटी ऑफ जो एटम है इसको डिफाइन करने के लिए अब आने लगे एटॉमिक मॉडल्स। अब पहला एटॉमिक मॉडल्स जो आया वो थॉमसन का। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो आया इसे वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, मेलन मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, या रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं इसको। मतलब एक तरह से इन्होंने स्टेबिलिटी एटम की डिफाइन की। अब इन्होंने थॉमसन ने बताया कि जिस तरह से तरबूज होता है, तरबूज का गूदा जिस तरह से बिखरा होता है उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज एटम में पूरी तरह से फैला हुआ है, और उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन जैसे तरबूजे में बीज बीच बीच में है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन एटम में इलेक्ट्रॉन बीच बीच में है जो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देता है और एटम स्टेबल हो जाता है। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया था, इन्होंने सीधा सीधा बताया था, थॉमसन का मॉडल ये था कि जो एटम है, एटम में पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ना। अब इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन जगह जगह है इसमें, और इसके लिए एग्जाम्पल इन्होंने दिया था वाटरमेलन का। तरबूज का इन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि तरबूज का जो गूदा है उसे आप मान लीजिए कि प्रोटॉन है, पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूट है वो, और इस प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीज की तरह उसमें फंसे हुए हैं बीच बीच में। दूसरा इन्होंने खीर का और किशमिश का उदाहरण दिया, जिस तरह से खीर होती है, खीर जो होती है वो प्रोटॉन मान लीजिए, उसमें बीच बीच में किशमिश लगी होती है, वो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए जो उसको बैलेंस करती है। तो ये मॉडल थॉमसन का रहा। अब हुआ क्या, इसके बाद इसी समय अल्फा पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई।
अल्फा पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स की डिस्कवरी कर दी। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स की डिस्कवरी की, अल्फा पार्टिकल की खोज कर दी। अब हुआ क्या, इस समय रेडियो एक्टिविटी का एक्सपेरिमेंट हो रहा था। मैडम क्यूरी, प्यूरे क्यूरी, हेनरी बेकरेल और रदरफोर्ड उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसमें से कुछ पार्टिकल्स जो निकले, उस पार्टिकल्स के बिहेवियर को रदरफोर्ड ने जब उसकी एनालिसिस की तो अल्फा पार्टिकल्स की डिस्कवरी इन्होंने की। अब अल्फा पार्टिकल्स की जब डिस्कवरी की तो ये कहा गया कि अल्फा पार्टिकल्स जो होता है, ये अल्फा पार्टिकल्स हीलियम का आयनिक न्यूक्लियस होता है। हीलियम पे पॉजिटिव 2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका आयनाइजेशन हो गया तो यही आपका अल्फा पार्टिकल्स होता है। इसीलिए कहा गया डिस्चार्ज ट्यूब में अगर हीलियम लोगे तो उसका आयनाइजेशन जब होगा तो आपको अल्फा पार्टिकल्स मिलेगा, इसी को कहा गया अल्फा पार्टिकल्स। डिस्कवरी इसकी की थी रदरफोर्ड ने। अब इसकी वेलोसिटी जो अल्फा पार्टिकल्स की थी वो बहुत ज्यादा थी, मास भी बहुत ज्यादा था। मास और वेलोसिटी दोनों बहुत ज्यादा थे। मास इसका 4 यूनिट था, 4 यूनिट इसका मास था, ठीक है। और वेलोसिटी इसकी जो थी, वेलोसिटी भी इसकी बहुत ज्यादा थी। वेलोसिटी थी 1.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर में अगर आप इसको चेंज करते तो 27,000 किलोमीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी निकल के आई अल्फा पार्टिकल्स की। तो अल्फा पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई, रदरफोर्ड ने इसकी डिस्कवरी कर दी। और अल्फा पार्टिकल्स जो था, अल्फा पार्टिकल्स एक हैवी पार्टिकल्स था, इसका मास 4 यूनिट था और इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। और इसकी जो स्पीड या वेलोसिटी थी, स्पीड थी, वो थी 1.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में हम लोगों ने इसको चेंज किया तो ये आता था 27,000 किलोमीटर पर सेकेंड। सैटेलाइट आप जानते हैं, सैटेलाइट की स्पीड होती है 27 किलोमीटर पर सेकेंड और इसकी है 27,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से इतनी स्पीड है इस अल्फा पार्टिकल्स की। तो अल्फा पार्टिकल्स का मास भी ज्यादा है और अल्फा पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी ज्यादा है। ये तो बात हुई अल्फा पार्टिकल्स की। अब अल्फा पार्टिकल्स के समय ही एक इस तरह से, और एक चीज और जानिए, ये सेरेंडिपिटी थी, अकस्मात ही अल्फा पार्टिकल्स की खोज हो गई थी। जब रेडियो एक्टिविटी की खोज हो रही थी तो ये सेरेंडिपिटी थी, अल्फा पार्टिकल्स की खोज होना, ठीक है। तो इसी समय एक घटना और हुई, एक चीज और हुई। ये जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड का एक सहयोगी था जिसका नाम था गीगर। गीगर इनके एक सहयोगी थे और एक इनका स्टूडेंट था जिनका नाम था मर्सडन। गीगर और मर्सडन। गीगर जो थे वो रदरफोर्ड के सहयोगी थे, मर्सडन रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। इन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड की फाइल पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्ड करा के। गोल्ड की फाइल ली, गोल्ड की थिन फाइल ली, और वो थिन फाइल कितना, गोल्ड की थिन फाइल ली, थिन फाइल ली, और ये थिन फाइल जो थी इसकी जो ब्रेड्थ ली वो 0.4 माइक्रोन, 0.4 माइक्रोन। मतलब अगर हम इसको मीटर में चेंज करना चाहें तो 4.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर, इतनी पतली गोल्ड की फाइल ली थी इन्होंने। इस पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया था इन्होंने। अब जब अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया था तो इसमें से एक रिजल्ट बहुत चौंकाने वाला आया था, जहां से ये केमिस्ट्री का, ये साइंस के जो स्टडी का जो नजरिया था, इसके नजरिया ही बदल गया। साइंस के स्टडी का नजरिया, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स या एटम के स्टडी का नजरिया है, यही से चेंज हो जाता है। बहुत ही जबरदस्त एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किया था। एक से एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, उसको एक्सप्लेन फिर रदरफोर्ड ने किया।
इनके एक्सपेरिमेंट में गीगर और मार्सडन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें गोल्ड की थिन फाइल ली थी। उस फाइल की जो थिकनेस ली थी, जो उसकी मोटाई ली थी, वो ली थी 0.4 माइक्रोन, मतलब अगर 4.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब इसको ऐसे समझो कि हम लोग जो सोने की पॉलिश लगाते हैं ऊपर, किसी के ऊपर सोने की पॉलिश लगाते हैं, उससे भी 10 गुना कम, उससे भी 10 गुना पतली इन लोगों ने ली थी ये सोने की फाइल। अब हुआ क्या था कि सोने की फाइल ली और उस पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करा दिया। बम्बार्डमेंट का मतलब अल्फा पार्टिकल्स जनरेटर एक था। अल्फा पार्टिकल्स जनरेटर क्या होता है कि एक जो लेड का होता है, लेड का एक बॉक्स होता है जिसमें रेडियम रहता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियम रहता है, इसे अल्फा पार्टिकल्स जनरेटर बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल्स जनरेटर बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल जनरेटर में एक लेड का बॉक्स होता है जिसमें रेडियम रखा जाता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा जाता है, जिससे अल्फा पार्टिकल्स जनरेट हुआ था, इसे कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स जनरेटर। अब बीच में एक सोर्स था जिससे इन्होंने सीधा इसके अकॉर्डिंग ही शुरू कराया था, और यहां गोल्ड की थिन फाइल रखी थी इन्होंने। ये गोल्ड की थिन फाइल थी, गोल्ड की थिन फाइल थी। अब गोल्ड की थिन फाइल के किनारे इन्होंने एक जिंक सल्फाइड का सर्कुलर फ्लोरोसेंट मटेरियल रख दिया था। सर्कुलर मटेरियल रखा था, फ्लोरोसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड का, कि यहां से अगर कुछ भी हो तो ये स्पार्क करे और उसको हम लोग मेजर कर सके। अब देखिए हुआ क्या कि अल्फा पार्टिकल्स यहां से चले, और जब ये गोल्ड की फाइल से टकराए, यहां पे बम्बार्डमेंट जब गोल्ड की फाइल पर हुआ तो कुछ रेज इधर उधर गई और यहां पर ये स्पार्क कर गई, स्पार्क कर गई। ये तो एक्सपेरिमेंट था इनका। अब इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आए थे उसकी बात करिए। अब रिजल्ट जो आए थे वो इस तरह से आप समझिए कि मान लीजिए कि ये गोल्ड क्योंकि बहुत डेंस होता है, बहुत ज्यादा घनत्व होता है इसका, मान लीजिए कि ये गोल्ड का डेंस एटम्स था। अब जब बम्बार्डमेंट हुआ अल्फा पार्टिकल्स का तो लगभग 99% अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बिना डिफ्लेक्शन के, विदाउट डिफ्लेक्शन निकल गए। 99.9% अल्फा पार्टिकल्स विदाउट डिफ्लेक्शन निकल गए, विदाउट डिफ्लेक्शन निकल गए। अब क्या हुआ कि 0.1% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हो गए। यहां तक तो एक्सपेरिमेंट ऐसे ही आ रहा था जैसा वो लोग सोच रहे थे कि इतना हैवी है अल्फा पार्टिकल्स, उसकी स्पीड इतना ज्यादा है कि वो आराम से निकल जाएगी, और हल्का सा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होगा, तो दोनों चीजें उनके अकॉर्डिंग ही आ रही थी। तो ढेर सारे 99.9% अल्फा पार्टिकल्स निकल जा रहे थे, और 0.1% अल्फा पार्टिकल्स जो हो रहे थे वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक, 0.1% अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे, स्मॉल डिफ्लेक्शन हो रहा था इसमें। ये विदाउट डिफ्लेक्शन, विदाउट डिफ्लेक्शन ये मूव कर गए, यहां स्मॉल डिफ्लेक्शन हुआ। डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन एक पार्टिकल 20,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल्स ऐसा था जहां लार्ज डिफ्लेक्शन हुआ।
एक पार्टिकल ऐसा था, 20,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल्स ऐसा था जिसका लार्ज डिफ्लेक्शन हुआ, यहां लार्ज डिफ्लेक्शन हो गया। लार्ज डिफ्लेक्शन हो गया। लार्ज डिफ्लेक्शन का मतलब 90 डिग्री से ज्यादा घूम गया, ये 90 डिग्री से ज्यादा घूम गया, ठीक है। तो यहां लार्ज डिफ्लेक्शन हो गया। अब ये लार्ज डिफ्लेक्शन जब हो गया तब ये लोगों ने सोचा कि ये अल्फा पार्टिकल्स को रोक कौन रहा है। एक्चुअली अल्फा पार्टिकल्स इतना हैवी पार्टिकल्स है, उसकी स्पीड इतना ज़्यादा है, 27,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। उसको रोकेगा कौन? उसको रोक वही सकता है जो उससे ज़्यादा मैसिव हो और उसकी वेलोसिटी को वो न्यूट्रल भी कर सकता हो, उसकी वेलोसिटी को रिबाउंड भी कर सकता हो। इसका मतलब कुछ बात दूसरी है। यहीं से कहानी चेंज हो जाती है। ये रिजल्ट जब आया तो ये एक रिजल्ट जो था कि 1 पार्टिकल्स इन 20,000 पार्टिकल्स, 20,000 में से एक पार्टिकल्स ऐसा था जिसका लार्ज डिफ्लेक्शन हुआ, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा का डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब जिधर से गया था उधर ही वो लौट आया। जब वो लौट आया तब ये लोगों ने सोचा कि इसको एक्चुअली लौटाया किसने, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स का वेट बहुत ज़्यादा होता है, वो उसका मास बहुत ज़्यादा होता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको रोकने के लिए कोई मैसिव पार्टिकल्स चाहिए, कोई मैसिव जो पार्टिकल्स होगा वही ही उसको रिबाउंड कर सकता है और रोक सकता है। यहां से कहानी बदल गई। ये बातें जब रदरफोर्ड को मालूम हुई तो रदरफोर्ड ने इसका एक्सप्लेनेशन किया, इसको एक्सप्लेन्ड किया। तो गीगर और मार्सडन का जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन्ड किया रदरफोर्ड ने। तो गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट था और जिसे एक्सप्लेन किया रदरफोर्ड ने। इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब रदरफोर्ड ने जब इसको एक्सप्लेन किया तब एक मॉडल आ गया। यहां से कुछ रिजल्ट आए होंगे, उस रिजल्ट से उन्होंने एक मॉडल बनाया जिसे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कहा गया। यहां से रिजल्ट जो इन लोगों ने लिया, वो रिजल्ट क्या लिया? रिजल्ट्स लिए। अब रिजल्ट्स ये लिए कि 99.9% जो एटम का पार्ट है वो वैकेंट है, हॉलो है, क्योंकि 99.9% पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो विदाउट डिफ्लेक्शन मूव कर जा रहे थे। इतने पार्टिकल्स विदाउट डिफ्लेक्शन मूव कर रहे थे, तो यहां से ये आया कि 99.9% जो एरिया है ये हॉलो होगा या वैकेंट होगा, इम्पटी एरिया होगा भाई। ये हॉलो, वैकेंट या इम्पटी एरिया है एटम का, पहली चीज। दूसरी चीज ये आई कि 0.1% पार्टिकल्स जो थे वो स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, तो यहां से ये आया कि अगर अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहा है तो अल्फा पार्टिकल क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसको पॉजिटिव चार्ज ही डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो जो ये है एटम है, एटम का सेंट्रल एटम जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो यहां से ये मतलब आया कि पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए अल्फा पार्टिकल्स
डिफ्लेक्ट हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है अल्फा पार्टिकल्स में। अब तीसरी बात ये आई, जो रिजल्ट आया, जो सबसे इंटरेस्टिंग रिजल्ट था कि 1 पार्टिकल्स इन 20,000 पार्टिकल्स में से एक लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, लार्ज डिफ्लेक्शन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल बहुत हैवी होता है, बहुत भारी होता है और उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, तो इसको फिर से डिफ्लेक्ट कर दिया गया। इसमें लार्ज डिफ्लेक्शन वही शो करेगा जो इससे भी ज्यादा मैसिव हो, इससे भी ज्यादा भारी हो। तो यहां से ये रिजल्ट आया कि जो सेंट्रल पार्ट है एटम का वो टिनी है, डेंस है और मैसिव है। तो यहां से ये आया कि सेंट्रल पार्ट जो है, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, ये टिनी है, डेंस है और मैसिव है। तो ये रिजल्ट यहां से निकले और इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया एटम का, जिसे कहा गया रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। अब ये जो रिजल्ट आया था, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड का मॉडल आया। एटॉमिक मॉडल आया। अब रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में कुछ बातें बताई। अब आप देखिए कि रदरफोर्ड ने यह बताया कि जो एटम है उसके 2 पार्ट हैं। एटम जो है उसके 2 पार्ट हैं। एक तो उसका कोर पार्ट है, जहां पर उसका इंटायर मास और पॉजिटिव चार्ज लोकेट होता है, इसे न्यूक्लियस बोलते हैं, इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। रदरफोर्ड ने कहा कि एटम 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक उसका कोर पार्ट होगा, सेंट्रल पार्ट होगा, जहां पर एटम का इंटायर मास और पॉजिटिव चार्ज लोकेट होगा, इसे कहेंगे न्यूक्लियस। और जो रेस्ट पार्ट है जो एटम का, वो इम्पटी होगा। ये पहली बात रदरफोर्ड ने बताई। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इलेक्ट्रॉन जो होंगे, यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, मतलब प्रोटॉन की बात हो गई, न्यूक्लियस हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, प्रोटॉन की बात हो गई, न्यूक्लियस में प्रोटॉन हो गया। अब इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो इम्पटी एरिया है उस एरिया में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इलेक्ट्रॉन को इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन बाय डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसके लिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया था। इन्होंने कहा था जिस तरह से सैटेलाइट सन के अराउंड, जिस तरह से सैटेलाइट और सन की बात इन्होंने कहा था, जिस तरह से सैटेलाइट और सन एडजस्ट होते हैं, सैटेलाइट सन के अराउंड मूव करते हैं, उसी तरह से एडजस्ट होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड। यहां पर सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद की बात होगी, ये बात न्यूक्लियस ने बताई, ये बात रदरफोर्ड ने बताई थी। तो रदरफोर्ड के मॉडल में सीधा सीधा यही 3 बातें निकल के आई थी। पहली बात तो ये निकल के आई थी कि जो एटम है, एटम 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला जो पार्ट होगा उसका कोर पार्ट, जिसे सेंट्रल पार्ट भी बोलेंगे, जहां पर उसका इंटायर मास और पॉजिटिव चार्ज लोकेट होगा, इसको कहेंगे न्यूक्लियस। रेस्ट एरिया जो होगा एटम का वो इम्पटी होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे
और इलेक्ट्रॉन वहां पर स्टेबल कैसे होंगे, तो इसके लिए उन्होंने बताया था कि जैसे सैटेलाइट सन के अराउंड स्टेबल रहते हैं उसी तरह से न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल रहेगा। ये बातें रदरफोर्ड ने बताई थी। अब इनकी ये तीनों बातें अगर हम लोग लिखेंगे तो पहला ये बताएंगे कि एटम हैज टिनी डेंस सेंट्रल कोर। ठीक है, पहली बात अगर हम लोग लिखेंगे तो एटम हैज टिनी डेंस सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, कॉल्ड न्यूक्लियस व्हिच हैज entire mass and positive charge of atom। ये बात बताई थी इन्होंने। और इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन जो वैकेंट भाग है वहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरी बात इन्होंने जो बताई, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड around nucleus like planet around sun। ये बात इन्होंने बता दी थी। ठीक है, तो ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में यही बात बताई थी कि एटम के दो पार्ट होते हैं। एक जो कोर पार्ट होता है, उस कोर पार्ट में लगभग इंटायर मास और पॉजिटिव चार्ज होता है। इंटायर मास वहां पर होता है, पॉजिटिव चार्ज सारा लोकेट होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो रेस्ट पार्ट होता है एटम का वो पूरा एम्प्टी होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल कैसे रहते हैं, इसके लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे प्लेनेट सन के अराउंड स्टेबल रहते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो न्यूक्लियस के अराउंड स्टेबल रहेंगे। इसके बाद आगे की कहानी ये आई कि जब एक सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन लगातार मूव करेगा तो जब ये चेंज करेगा अपनी डायरेक्शन को तो फिर इसकी एनर्जी धीरे धीरे लेस होगी। इसकी एनर्जी लेस होगी, खत्म होगी। और होगा क्या कि ये धीरे धीरे करके न्यूक्लियस की तरफ आएगा और न्यूक्लियस में गिर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसकी बातें हम लोग आगे करेंगे। एक चीज और यहां पर पढ़ लीजिए कि ये जो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था एटम का, एटम जो निकल के आया था, इस एटम में जो न्यूक्लियस और एटम के साइज का रेशियो था वो था 1:10⁵। अगर मान लीजिए न्यूक्लियस 1 सेंटीमीटर का होगा, अगर 1 सेंटीमीटर का आपका न्यूक्लियस है तो 10⁵ सेंटीमीटर मतलब 1,00,000 सेंटीमीटर, 1,00,000 सेंटीमीटर का आपका एटम होगा। इस बात को याद रखिएगा कि साइज जो न्यूक्लियस एटम की होगी उसका रेशियो होगा 1:10⁵। अगर 1 सेंटीमीटर का आपका एटम होगा या 1 सेंटीमीटर का आपका न्यूक्लियस होगा तो एटम की जो साइज होगी वो 10⁵ सेंटीमीटर होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आने वाली क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसके ड्रॉबैक क्या थे, फॉल्स क्या थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। वहीं से स्पेक्ट्रम चालू हो जाएगा। जब ये कहेंगे कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है, रेखीय नहीं होता है, वो लाइनिंग का स्पेक्ट्रम नहीं बताते थे, तो वहीं से स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट चालू हो जाएगा। फिर बोर मॉडल की बात हम लोग आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ।